एक्शन एंड रिएक्शन कांटेक्ट में भी होते हैं भाई। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होगा तब भी एक्शन रिएक्शन होगा। एक्शन रिएक्शन से हमें एक फायदा मिलता है कि अगर कोई टू बॉडी आपस में कांटेक्ट में, तो मालूम चल जाता है कि भाई अगर ये बॉडी इस पे क्या फोर्स लगा रहा है और ये बॉडी इस पे क्या फोर्स लगा रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पे फोकस किया था। न्यूटन सेकेंड लॉ ने फॉर्मूला दिया कि भाई एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने कहा कि भाई अगर आप किसी भी बॉडी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे, उस पर नेट फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो अपने स्टेट में ही रहेगा। अगर आप उसको विदाउट फोर्स अप्लाई किए हुए अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर दिए, जैसे कि बिल्कुल इंटरस्टेलर स्पेस में होता है कि आपने किसी पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट कर दिया, जिस डायरेक्शन में कर दिया उसी डायरेक्शन में वो चलते जाएंगे, इट विल नेवर स्टॉप जब तक कि वो किसी अदर प्लेनेट या अदर स्टार के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, तब तक वो चलते जाएंगे ऐसे करेंगे। ऐसा ही होता है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सिस्टम में, पूरा यूनिवर्स सिस्टम में यही फॉलो किया जाता है इसी चीज को। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्पेस में ऐसे ही तैरते रहते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, बस चलते रहते हैं, तैरते रहते हैं, isn't it? Okay. नेक्स्ट, अब हमें देखना है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को भी पहचानना है भाई। ये तो हमने एक्शन और रिएक्शन को पहचानने का तरीका देखा था कि एक्शन रिएक्शन सिर्फ कांटेक्ट में ही नहीं, जब डिस्टेंस पे होंगे तब भी होगा। डिस्टेंस पे होने का मतलब क्या है, जैसे कि मून और अर्थ के केस में भी देख सकते हैं, सन और अर्थ के केस में भी देख सकते हैं। सन अर्थ पे जितना फोर्स लगाता है, अर्थ भी सन पे उतना ही फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट, बस डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल होते हैं, अलोंग द सेम लाइन होते हैं। और दोनों ही फोर्स दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, इसलिए कैंसलेशन की बात नहीं होती है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैंसलेशन ऑफ एक्शन रिएक्शन बिकॉज दिस टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। आमतौर पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है तो क्यों नहीं एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। भाई कैंसलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक बॉडी पे फोर्स लगेंगे ना, तब हम कैंसिल की बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैंसलेशन, है ना। तो क्वेश्चन ही रॉन्ग होता है, दैट्स व्हाई हम वहाँ पे कैंसलेशन की बात नहीं करते। चलिए ठीक है, अब मैं इसमें और भी आपको कई रूल्स बताता हूँ। फोर्स को पहले पहचानने का तरीका और भी है, तो मैं उससे और भी आपको एलिब्रेट करता हूँ। हम कांटेक्ट फोर्स पे भी और एक बात करते हैं। चलिए, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स नाम से पता चल जाता है भाई कांटेक्ट है। हाँ भाई, कांटेक्ट कांटेक्ट है मतलब कांटेक्ट फोर्स होगा। तो कोई भी बॉडी किसी भी शेप एंड साइज का कहीं भी होगा तो कांटेक्ट में बनी रहेंगी। तो कैसे भाई, मैं एक सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाता हूँ किसी एक बॉडी का, ये रहा ऐसे। क्या इस सरफेस के साथ ये बॉडी आपस में कांटेक्ट में है? बोले कि हाँ भाई, ये आपस में कांटेक्ट में, ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में है, ये दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में, ये दोनों सरफेस बोल सकते हैं, ये दोनों सरफेस आपस में, कौन से सरफेस, इस बॉडी का सरफेस और इस बॉडी का सरफेस, दोनों सरफेस आपस में कैसा है, कांटेक्ट में है। सो देयर इज अ कांटेक्ट फोर्स। फिर क्या होने वाला है यहाँ पे, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के दो पार्ट होते हैं, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कांटेक्ट फोर्स के दो पार्ट होते हैं, one is called normal reaction and other is frictional force. Every contact force have two parts, one is normal reaction, another is frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इट एक्ट्स ऑलवेज अलोंग द सरफेस, एक्ट्स ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स नो कंफ्यूजन, ऑलवेज एक्ट्स
always along the surface. और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इट एक्ट्स, इसमें भी ऑलवेज टर्म का इस्तेमाल करें, इसलिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। जब भी ऑलवेज आ गया ना, समझो कि नो कंफ्यूजन। सो एक्ट्स ऑलवेज perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, or surfaces in contact. एक नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमने बात किया, यहाँ भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, surfaces in contact, दोनों surfaces in contact, और कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो इनमें से दोनों में से कोई भी फोर्स नहीं होगा। नो कांटेक्ट, नो नॉर्मल रिएक्शन, नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन की बात पहले कर ले। नॉर्मल रिएक्शन किधर होता है भाई? नॉर्मल रिएक्शन किधर होता है? ऑलवेज अलोंग, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बताना, ये सरफेस है, ये कांटेक्ट में है, और इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे इधर होंगे नॉर्मल रिएक्शन। चलो इसको मेंशन कर लेते हैं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही आएगा, ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, ऐसे ऐसे, इसको बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of friction acts always, force of friction acts always along the surface, हमेशा ऐसा ही रहेगा, या तो इस तरफ या इस तरफ। अब ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड करता है इस बॉडी की टेंडेंसी पे कि बॉडी पे फोर्स इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए, या इसी सरफेस के लॉन्ग तो बहुत सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन हो सकता है ना, कुछ ऐसे सरफेस तो उसकी टेंडेंसी पे, बॉडी के मूवमेंट की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें से कोई भी एक डायरेक्शन मैं ले लेता हूँ, या इधर मैं इधर ले लूँ या इधर ले लूँ, कोई एक डायरेक्शन ले लेता हूँ टेम्पोरली। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में भी जीरो, वो जीरो भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो वी कैन से कि फोर्स, मैं थोड़ी सी बोर्ड लाइन ले लूँ यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शो करने के लिए। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को शो किया जाएगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सपोज ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ फ्रिक्शन, क्योंकि आगे चल करके हम देखेंगे कि फ्रिक्शन टू टाइप्स के होंगे, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम इस पे जो डिटेल स्टडी होगा फ्रिक्शन पे, एक अलग पार्ट होगा, उसमें हम कर लेंगे। अभी हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में जानेंगे। और कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो कांटेक्ट फोर्स किधर होगा भाई? तो इन दोनों के रिजल्टेंट, दोनों का एक परपेंडिकुलर एक ऐसे है इसकी, और इन दोनों का वेक्टर सम किधर होना चाहिए? तो वेक्टर सम करने तो आता है, आप एक फोर्स की तरफ चलोगे, फिर यहाँ से दूसरी फोर्स की तरफ चलोगे, फिर दोनों को आप ऐसे मिलाओगे तो नेट कांटेक्ट मिलेगा, वही कांटेक्ट मिलेगा, वही नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बोर्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन को शो किया जा रहा है, और एक रिजल्टेंट फोर्स उसे शो कर देते हैं। रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगा भाई? तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे हो गया, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यही है रिजल्टेंट फोर्स। इसी रिजल्टेंट फोर्स को आप बोलोगे कांटेक्ट फोर्स, दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कहीं पे नहीं होगा, अगर मिसिंग होगा, तो नेट कांटेक्ट फोर्स किधर होगा? नॉर्मल रिएक्शन के लॉन्ग ही हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू थोड़ा कम होगा तो फिर ये डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे ऐसे, है ना। तो इसकी डायरेक्शन डिपेंड करता है, इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? इसकी मैग्नीट्यूड पे और इसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स
इसके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे, फिर हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कब किस तरीके से किस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यूज कितना होना चाहिए। अभी हम सिर्फ कांटेक्ट फोर्स को देख रहे हैं। सो दिस इज द एफ कांटेक्ट, एफ कांटेक्ट, एफ कांटेक्ट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एफ कांटेक्ट, इधर एफ कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो एफ कांटेक्ट। पिक्चर क्लियर? Yes, sir. ये कांटेक्ट फोर्स। तो वेक्टर फॉर्म में बोलो भाई, एफ कांटेक्ट फोर्स को हम क्या बोलेंगे? एफ कांटेक्ट फोर्स, एफ कांटेक्ट in vector form can be written as frictional force and plus normal reaction। क्योंकि सिंस ये नॉर्मल होता है हमेशा, दैट्स वाई इसका नाम रखा है नॉर्मल एंड रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी। ये नॉर्मल एक्शन जैसे कि ये नॉर्मल एक्शन किस बॉडी पे एक्ट हो रहा है, तो इस बॉडी पे तो हमेशा उस बॉडी की तरफ ही होगा। क्या ये भी न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन कहता है कि भाई अगर इस सरफेस ने, ये नॉर्मल एक्शन किसने दिया, तो इस सरफेस ने इस पे लगाया, तो क्या ये बॉडी भी सरफेस पे फोर्स लगाएगा? हाँ बिल्कुल, न्यूटन थर्ड लॉ। किधर लगाएगा? इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसने दिया? इस सरफेस ने इस पे दिया, तो क्या ये बॉडी भी इस पे फोर्स लगाएगा? हाँ बिल्कुल। किधर? तो ठीक इसके अपोजिट। ये है न्यूटन थर्ड लॉ, यहाँ पे ऐसा मदद करता है। अच्छा, ये भी है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स किसने दिया? क्या ये सरफेस ने इस पे दिया? हाँ, तो क्या ये बॉडी भी इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा? बिल्कुल। किधर? जस्ट इक्वल एंड अपोजिट एस। आ रही बात समझ में कैसे न्यूटन थर्ड लॉ हमारी हेल्प कर रहा है बाकी फोर्स को आइडेंटिफाई करने में, है ना? इज इट? Yes, sir. ओके। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स तभी होता है जब फ्रिक्शनल सरफेस होते हैं। अगर सपोज हमने फ्रिक्शनल सरफेस है नहीं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगे, है ना? और कोई जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन सरफेस हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देंगे। अगर कोई बॉडी विदाउट किसी नेट फोर्स का रेस्ट में हो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी जीरो हो जाता है। तो हम इस पे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक स्मूथ सरफेस की बात करता हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक सरफेस लगाया था, वैसे मैं एक स्मूथ सरफेस ले रहा हूँ। लेट्स सी, मैं एक स्मूथ सरफेस ले रहा हूँ यहाँ, दिस इज अ स्मूथ सरफेस, और मैंने एक बॉडी ले लिया यहाँ पे, ये रहा एक बॉडी। मैं कहूंगा कि ये जो सरफेस है ना, ये बिल्कुल स्मूथ, ये बिल्कुल स्मूथ, इट इज अ स्मूथ सरफेस। देन व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? भाई स्मूथ ही है, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज जीरो, है ना? फ्रिक्शन इज जीरो, नो फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस मतलब नो फ्रिक्शन एट ऑल, नो फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शनल फोर्स। तो फिर क्या होना चाहिए? तो टोटल कांटेक्ट फोर्स ऐसे ही हो जाना चाहिए, ऐसे। कांटेक्ट फोर्स किधर हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जीरो हो गया भाई, देखना इसकी वैल्यू जीरो हो गया, तो कांटेक्ट फोर्स किसके इक्वल हो जाएंगे? Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल। तो दिस इज, यही नॉर्मल रिएक्शन होगा, और इसी को बोलेंगे एफ कांटेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे? एफ कांटेक्ट फोर्स के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या, एक पार्ट का नाम क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, वो मिलते ही कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन मिलना ही मिलना है। और कांटेक्ट है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या नहीं है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस एज वेल एज टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, एज वेल एज टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी किस स्टेट में है, क्या इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ऐसे इसको मूव कराने के लिए? जैसे आपके घर में बहुत ही हैवी
जो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे हैं आपके फोर्स लगाने की वजह से, कोई स्टोर वेल, कोई बड़ा सा टेबल, कोई बड़ा सा बेड हो और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और धक्के देने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं और स्लाइड कर जाए, कहीं और स्लिप कर जाए, लेकिन वो स्लिप नहीं कर पा जा रहा है आपके आपके फोर्स। इसका मतलब क्या है? तो देयर इज कोई स्मूथ सरफेस नहीं है। अगर वो स्मूथ सरफेस होता ना, जैसे आप फोर्स लगाते वैसे ही स्लाइड कर जाता। एक छोटा सा एक एंट अगर स्मूथ सरफेस पे एक बड़ा सा बॉडी रखा होता है बिल्कुल हैवी एलिफेंट के जैसा, और एक एंट आता, तो एक एंट भी एलिफेंट को ना ऐसे छोटे धक्के दे करके ना कहीं और स्लाइड करा देता। कब? जब स्मूथ सरफेस होता। बिल्कुल प्रैक्टिकली सही बात है ये। अगर कहीं पे स्मूथ सरफेस हो और वहां पे बिल्कुल हेवी बड़े से बॉडी को रख दे और किसी एक छोटे से एंट को बोले कि भाई तुम इसको ड्रैग कर लो, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुमने चीनी की एक शुगर की एक केन को, शुगर के एक दाने को उठा करके और चलता है, बिल्कुल वैसे ही वो तो उसको उठा के ये तो उसको स्लाइड कर सकता है, बोलिए उसको उठा नहीं सकता लेकिन उसको स्लाइड करा सकता है ऐसे, ठीक है, कहीं भी। इज इट क्लियर? लेकिन अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस है तब नहीं, तब तो फ्रिक्शन की वैल्यू एक्चुअली उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा इसका मास होगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ ए सडन नेचर बदल जाता है। अगर एक फ्रिक्शन, एक हल्की सी भी फ्रिक्शन फोर्स है, थोड़ा सा भी फ्रिक्शन फोर्स है, और तब किसी बॉडी को ड्रैग करना मुश्किल होगा। वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है कि उसकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितना मिलता है। तो आगे चल करके हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. ओके, दैट्स। तो इन दिस सिचुएशन हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और एफ कांटेक्ट फोर्स दोनों सेम ही है जब स्मूथ सरफेस है। तो वी हैव द टू सिचुएशन। एक सिचुएशन हमारे पास ये रहा, नंबर वन, पार्ट ए। दूसरा सिचुएशन हमारे पास ये रहा, पार्ट। चलिए, सो वी कैन से यहाँ पे एफ कांटेक्ट is equal to normal reaction in this situation. Next, अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी, आपने कांटेक्ट फोर्स को देख लिया, ठीक है, और बताता हूँ वेट ऑफ द बॉडी की बात करते हैं। ये वेट क्या होता है भाई? वेट ऑफ अ बॉडी, वेट क्या होता है? वेट मीन्स फोर्स अप्लाइड on a body by the earth, by the, अगर अर्थ पे हैं तो हम सब अर्थ पे हैं, तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी बाय द अर्थ को वेट बोलते हैं। Isn't it? जैसे हमारे पास कोई बॉडी हो, क्या ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड बॉडी, तो मास एंड वेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, हमने एक बॉडी ले लिया, दिस इज द बॉडी हैविंग सम मास m, इसका मास है कुछ भाई, इसका मास है m, और ये अर्थ सरफेस के आसपास में कहीं पे है, अर्थ के सरफेस पे हो सकते हैं, हमारे हैंड में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि भाई व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बॉडी? mg. इट इज mg, मैट फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, तो mg। तो किधर फोर्स, अर्थ किधर फोर्स अप्लाई करता है भाई? Vertical. ऑलवेज, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ की अगर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है, इसे क्या बोलते हैं? एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस। मतलब अर्थ की वजह से जो एक्सेशन आ रहा है, तो वी कैन से दिस इज द mg एंड दिस इज द वेट, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। और किधर लगता है भाई? हमने अभी तक दो फोर्स को यहाँ पे देखा था, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके बारे में भी हमने देखा था
acts always along the surface in contact. यहाँ भी लिखा acts always perpendicular to the surface in contact. मतलब हमने always टर्म का इस्तेमाल किया. Always means no confusion. Always means no confusion. किसी भी स्टेट में बस यही रहेगा और कुछ और नहीं, यही always है. Always means no confusion. यहाँ भी मैं एक always टर्म का इस्तेमाल करूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वेट की डायरेक्शन को जानने में. तो वेट ऑफ द बॉडी always towards the center of the earth or always vertically downward. Always vertically downward. Vertically downward. It is always vertically downward. Always vertically downward. Weight means force applied by the body on the body by the earth. और ये always vertically downward होता है. No confusion. Always vertically down. क्लियर है? इसी वेट को आप W बोलते हैं. और यहाँ भी जो मास होता है ना, मास, what do you mean mass? Mass means m. It always remains constant. Mass always remains constant. Mass always remains constant. At different places. मतलब उस कंडीशन में जब कोई मास में से कोई पार्टिकल ले या कोई हम पार्ट उसको ब्रेक नहीं करते हैं या वहां से कुछ डिसोसिएट नहीं होता है, तब की बात कर रहा हूँ, है ना. मतलब मास प्लेसेस पे डिपेंड नहीं करता है, कहाँ पे है वो जी पे डिपेंड नहीं करता है. वो प्लैनेट्स, किसी भी प्लैनेट्स पे जाओगे ना, किसी एक बॉडी को लेके किसी प्लेनेट पे जाओगे, उसकी मास हमेशा वही रहेगा. आप अर्थ पे भी हो तब भी किसी बॉडी का मास वही है, मून पे भी जाएंगे तो उसकी मास वही रहेंगी. तो मास डू नॉट चेंज, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. मैं थोड़ी सी यहाँ पे इस वर्टिकली डाउनवर्ड के बारे में थोड़ी सी और बता दूं यहाँ पे रिगार्डिंग द अर्थ. अर्थ को लेकर के सपोज करो कि हमारे पास एक अर्थ है. सपोज करो कि हमारे पास अर्थ है. ऐसे अर्थ को हमने स्फेरिकल मान लिया और कोई बॉडी कहीं पे है. चलो हम एक बॉडी बनाते हैं यहाँ पे. एक बॉडी यहाँ पर है. चलो मैं कहीं और यहाँ भी एक बॉडी बना लेता हूँ. एक बॉडी यहाँ पर है. मैं कहीं और बना लेता हूँ. एक बॉडी यहाँ पर है. एक बॉडी यहाँ पर है. या फिर मैं कहीं और ऊपर में भी ले सकता हूँ. मैं यहाँ पे एक बॉडी को ले लेता हूँ. ये ला, एक बॉल शेप्ड बॉडी. यहाँ भी बॉडी है ऐसे. यहाँ भी है. स्पेस में भी कहीं भी बॉडी हो सकता है. चलो सभी का कुछ मास अलग अलग होगा. सपोज करो कि मास सबकी है. सपोज करो कि इसकी मास है m1. इसका मास क्या है भाई? m1. ये नंबर 1. m2, m3, m4. या फिर इसकी भी नाम मास देख लो, m5, m6, जस्ट नंबर, m7, m8, जस्ट नंबर. अब मुझे बताना है कि इसका वेट किधर है. जैसे m1 का वेट किधर होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये दोनों बताना. तो मैं कहूंगा कि भाई अगर यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, अगर यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या वेट होगा? तो वेट होंगे टुवर्ड्स द सेंटर, कुछ ऐसे सेंटर की तरफ. ऐसे यहाँ पे भी ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर. यहाँ पर भी ऐसे सेंटर सेंटर. एरो मार्क, एरो मार्क, एरो. सबकी वेट अलग अलग हो सकते हैं. इसका वेट कितना होगा भाई? m1g. इसका वेट क्या होगा भाई? m2g, अगर 2 है तो. इसका वेट क्या हो गया? m3g. इसका वेट m4g. और ये जो स्पेस है यहाँ पर, ये थोड़ी सी अलग डिस्टेंस पे है, तो यहाँ की g की वैल्यू कुछ अलग हो सकते हैं. यहाँ भी g की वैल्यू कुछ अलग होंगे, लेकिन चूंकि मैंने ऐसे बनाया कि सभी इक्वल डिस्टेंस पे है,
और एक डिफरेंट रेडियस के आसपास दिख रहा है, एक पर्टिकुलर रेडियस दिख रहा है, अगर यहाँ की जी की वैल्यू कुछ डिफरेंट हो जाए, जी डैश हो जाए, सपोज इस लेवल पे जी की वैल्यू जी डैश है, यहाँ भी जी की वैल्यू जी डैश है, यहाँ भी जी की वैल्यू जी डैश है, देन व्हाट विल यू से? तो डायरेक्शन और वेट किधर होना चाहिए? तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम दिस वे, ऐसे लगे, सेंटर से पास करना चाहिए, ऐसे है। और इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? बोलेंगे m5 g डैश, जो भी g की वैल्यू है। सपोज अर्थ सरफेस से काफी क्लोज है, तो वहां भी हम तो g डैश की वैल्यू हम बोल देंगे कि अच्छा तब g डैश की वैल्यू g के इक्वल हो गया। लेकिन इफ दिस बॉडी इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो g की वैल्यू जो है ना डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, हर जगह पे सेम g नहीं होते, अलग अलग g की वैल्यू आती है। इज इट ओके? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इस m6 पे फोर्स किधर लग रहा है, m6 पे फोर्स किस तरफ लग रहा है भाई, है ना? कैन बी से m6 पे फोर्स किधर लग रहा है? m6 पे फोर्स इधर लग रहा होगा, ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर। एक आपको ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करना है जो बिल्कुल सेंटर की तरफ जाए, जो देखना हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, किसी भी लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ पे हॉरिजॉन्टल किधर होगा? अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट कलम होता है। मतलब यहाँ का हॉरिजॉन्टल ये है टेंजेंट, यहाँ का हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, यहाँ का हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, यहाँ का हॉरिजॉन्टल ऐसे। So this is always perpendicular. This is always perpendicular. Tangent and radius always perpendicular होते हैं किसी पॉइंट। डायरेक्शन देख लो mg का, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे डायरेक्शन, सबकी वैल्यू भी हमें दिख रहा है। कितने वैल्यू हो रहा है इसका? m6 g डैश, यहाँ का क्या होगा भाई? m7 g डैश, इसका क्या होगा? m8 g डैश। लेकिन इफ अगर ये पॉइंट, मैं बोल दूं, अगर ये पॉइंट अर्थ सरफेस के काफी क्लोज है, तो हम मान सकते हैं कि g इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू g डैश। if this point if this point is very near to this earth surface, we can say g and g dash are same, we can say approximately, but theoretically it is quite different। theoretically तो ये 1 इंच का भी चेंज हो जाएगा ना, तो theoretically it will change। अगर 1 सेंटीमीटर भी डिस्टेंस चेंज हो गया ना, theoretically it will change, but the practically the value remains almost same। तो हम थ्योरी की बात कर रहा हूँ, तो theoretically it will change। जो वैल्यू यहाँ पे g का होगा वो वैल्यू यहाँ का नहीं होगा theoretically, but practically it will remain the same almost। इज इट क्लियर? ये जो मैंने ब्लैक लाइन यहाँ पे दिखाया है, ये क्या है भाई? ये हॉरिजॉन्टल लाइन को शो किया जा रहा है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ब्लैक से ही नोट कर दो। ये जो टेंजेंट है ये किस लाइन को शो किया जा रहा है? ये हॉरिजॉन्टल को। और हॉरिजॉन्टल पे जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? वो वर्टिकल होता है। मतलब ये जो लाइन है ये क्या है? ये वर्टिकल है, ये यहाँ का वर्टिकल है, ये यहाँ का वर्टिकल है, ये यहाँ का वर्टिकल। अर्थ सरफेस पे जो बॉडी यहाँ पे होगा, जो बिल्डिंग यहाँ पे फॉर्म होगा ना, जो टावर्स फॉर्म होंगे वो ऐसे होंगे, उनकी वर्टिकल लाइन से ऐसे होंगे। जो टावर यहाँ पे फॉर्म होगा, घर बनेंगे, उनकी ऐसे टावर्स चलेंगे। जो जो टावर यहाँ पे फॉर्म होगा वैसे दिखाई देंगे, जो टावर यहाँ पे फॉर्म होगा वैसे दिखाई देंगे, जो टावर्स यहाँ पे फॉर्म होगा वैसे दिखाएंगे। सभी अपनी अपनी जगह पे वर्टिकल होते हैं। इज इट ओके? क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. ओके, तो ये डिफरेंस था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। ये कंसेप्ट था कि वर्टिकल मींस ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल मींस परपेंडिकुलर टू इट। अर्थ के सरफेस पे जो टेंजेंट लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करता है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जो भी परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर दे वो लाइन ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो जाता है। और वो वर्टिकल लाइन ऑलवेज पास टू द सेंटर। जो भी वर्टिकल लाइन होगा कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ द अर्थ से ही पास करने वाला। वर्टिकल लाइन ऑलवेज passes through the center of the earth. A vertical line always passes through the center of the earth.
Is it okay? चलो नेक्स्ट, हम अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस देख रहे हैं अभी। जब तक, क्योंकि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस होगा तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर कहीं भी एक भी फोर्स आपने रॉन्ग आइडेंटिफाई कर दिया, चाहे मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्यों हम चांस दें कि हम रॉन्ग हो जाए। इससे पहले कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो और डायरेक्शन में, दोनों में। अगर हम डायरेक्शन में रॉन्ग हो जाएंगे तब भी रॉन्ग हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड में रॉन्ग कर देंगे तब भी रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारे पास सिचुएशन कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। अब जैसे अगर मैं इंक्लाइन सरफेस की बात करूं, बहुत सारे सिचुएशन कुछ ऐसे होंगे। जो हमारा स्टडी है अभी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आने वाले हैं आपको, उसके बेसिस पे है। अब जैसे कोई प्रॉब्लम ऐसे आता है कि एक हमारे पास एक इंक्लाइन, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है भाई, अब हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस है जिसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और इस सरफेस पे हमने एक बॉडी को प्लेस कर दिया है कुछ ऐसे, और इस बॉडी की मोशन के बारे में जानना होगा कि इस बॉडी का आफ्टर सम टाइम एक्सेलेरेशन क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगा, या कुछ भी जानना हो। तो वॉट एवर हमें कुछ भी स्टडी करना हो तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस पे फोर्सेस किधर और कितने फोर्सेस लग रहे हैं, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में, एवरीथिंग, हर चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो बोलो इस पे क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, वी आर अंडर identification of forces. Okay, identify the forces on this body. टॉपिक मैं यहाँ पे नोट कर दूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस, बोलिए क्या क्या फोर्स लगने वाले इस बॉडी पे। अभी हमने देखा फोर्स को पहचानना बहुत ही आसान होता है। फोर्सेस आर विजिबल, हम कहते हैं फोर्सेस आर विजिबल, फोर्सेस दिखते हैं। जिस फील्ड में हो उस फील्ड की वजह से फोर्स, जितने कांटेक्ट हो उस कांटेक्ट की वजह से। किस फील्ड में है भाई, तो ऑब्वियसली ये हम हमसे रिलेटेड है, ये हमारे प्लेनेट से रिलेटेड है, ये हमारे अर्थ से रिलेटेड है ना। ये गिवन नहीं होता है कि हाँ ये अर्थ पे है। अगर नहीं कुछ भी गिवन हो तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा है भाई ये तो अर्थ पे ही है, अर्थ की बात कर रहे हैं। अभी कहीं और तो हमने लिखा नहीं है कि किस प्लेनेट की बात किया जा रहा है। तो अर्थ पे है तो अर्थ की वजह से एक फोर्स लगने वाला है, उस फोर्स को बोलते हैं वेट। दैट फोर्स इज द वेट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेट हियर, वी कैन